फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम कम्युनिकेशन यूनिट पर बात कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने काफ़ी लेक्चर इस टॉपिक से करवाया है और ये आपका स्टैटिक, इसका आप ये समझिए कि जो पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, नेट के अलग अलग पेपर हुए हैं, उन्हीं का ये कंपाइलेशन है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन, सेकेंड रीजन। अब आपको बहुत ध्यान से अभिकथन को पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे कह रहा है कि एक ही संदेश को बार बार दोहराना उसे महत्वपूर्ण बनाएगा। अगर आप एक ही सेंटेंस बोल रहे हो, उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, तो क्या वो आपका सेंटेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जब एक शब्द से आपका काम चल जाए तो दो शब्दों का प्रयोग ना करें, वह एक मार्गदर्शी सिद्धांत है जो सही है। तो ऐसा भी है ना कि आप अगर एक बार किसी को बोले हैं और उसे एक ही बार में समझ में आ गया, तो आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे थोड़ी कि शब्द का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपको एक ही शब्द से बोलने से अगर आसानी से काम चल जाए, तो आप दूसरा यूज ही क्यों करो। तो यहाँ पे देखिए, ए इज़ नॉट करेक्ट, ए सही नहीं है कि बार बार आप बोलते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। बट आर इज़ द राइट, है ना। आर क्या बोल रहा था, ये कह रहा था कि एक ही शब्द से काम चल जाए तो दो शब्दों का प्रयोग ना करें, वो एक मार्गदर्शी सिद्धांत है जो सही है। डोंट यूज टू वर्ड्स व्हेन वन विल डू इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट वर्क्स। और सही बात भी ये कह रहा कि आपको अगर एक ही शब्द से आपका काम चल जाए तो आप दो शब्द को क्यों करें। तो पहला गलत है कि एक ही संदेश को अगर ये आप बार बार रिपीट करोगे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंस पा जाएगा। दूसरा, जब एक ही शब्द से अगर आपका काम चल जाता है तो दो शब्दों का प्रयोग ना करें, यह एक मार्गदर्शी सिद्धांत है जो सही है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा रीजन। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक का अभिकथन है और दूसरे का तर्कार है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इंस्टेंटली। मौखिक संप्रेषण तत्काल में होता है ना। मौखिक जो संप्रेषण है वो तत्काल में होता है। दूसरा, रिटन कम्युनिकेशन सिंक्रोनस इन अ कैरेक्टर एज इट अपीयर्स एट अ डिफरेंट इंटरवल्स। क्योंकि यह विभिन्न अंतरालों में दृष्टिगोचर होता है, इसलिए अपनी प्रकृति में लिखित संप्रेषण समकालिक होता है। अब हमें इसमें उत्तर का चयन करना है दोनों से। तो यहाँ पे देखिए, जो मौखिक संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण यानी बातचीत के द्वारा होता है, वो एक समकालिक सिंक्रोनस वे में कम्युनिकेशन है। और समकालिक जो होता है वो तुरंत होता है। जो हमने कहा वो तुरंत आपके पास पहुंच गया। तो सिंक्रोनस कभी भी देखिएगा कि कम्युनिकेशन में जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन समकालिक होता है, वो जिस काल में जब भी आपने कोई भी बात बोली वो सामने वाले तक तत्काल पहुंच गया। जबकि जब हम लिख कर फॉरवर्ड करते हैं कोई चीज़, तो वो किस में आता है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि मौखिक के तहत समकालिक होता है। जैसे कॉल पे हमने बोला और आपके पास वो तुरंत पहुंच गया। हो सकता है मैसेज के थ्रू हम करें तो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस हो। तो कह रहा है कि जब बोल के ही बातचीत करते हैं तो वो समकालिक होता है। जबकि जो लिखित संप्रेषण है वो क्या होता है, लिखित संप्रेषण असमकालिक संप्रेषण के तहत आता है और तुरंत नहीं होता। ये एक समय अंतराल पर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि असर्शन क्या कह रहा है कि शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए संप्रेषण बाधाओं को कम करना चाहिए। जो शिक्षक है, अगर आपको वो कक्षा में कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो अगर इफेक्टिव तभी होगा ना जब कम्युनिकेशन में बैरियर कम होगा। दूसरी चीज़, चूँकि संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है, जो कम्युनिकेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेगुलर फीडबैक एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पज। चूँकि संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है, नियमित प्रतिपुष्टि फीडबैक विश्लेषण इस दृष्टि से आवश्यक है। तो इनमें से हमें कथनों में से सही को चुनना है। तो यहाँ देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण एक मुख्य कारक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण एक मुख्य कारक है। इसको प्रभावशाली और समझने योग्य होना चाहिए। अतः एक शिक्षक संप्रेषण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले बाधकों को कम से कम करने का प्रयास करता है और नियमित प्रतिपुष्टि के विश्लेषण करके बेहतर विकास की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन कहता है कि पुअर लिसनिंग बाय द ऑडियंस लीड टू, श्रोताओं द्वारा अश्रवण इसकी ओर ले जाता है। तो पुअर लिसनिंग बाय द ऑडियंस लीड्स टू ये अप्रिशिएटिंग द स्पीकर, वाइल्ड इमेजिनेशन, इनएक्यूरेट इन्फ्रेंसेस, डिसरिस्पेक्टिंग द स्पीकर।
जो पुअर लिसनिंग है वो ऑडियंस के द्वारा बता रहा है कि ये जो हमें ले जाता है ये यथार्थ अनुमति यानी एन एक्यूरेट इन्फ्रेंस की तरफ। अगर आपने जो भी बोला है और लिसनर जो है पुअर लिसनिंग बाय द ऑडियंस लीड, तो जो सुनने वाला है वो बहुत ध्यान से नहीं वो सुन रहा है, तो वो क्या होगा, इन एक्यूरेट इन्फ्रेंसेज। श्रवण का संचार में बहुत महत्व होता है, यह संचार के मुख्य घटकों में से एक होता है। श्रोताओं द्वारा अश्रवण अयथार्थ अनुमति की ओर जो है उनको ले जाता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है। अब यहाँ पे जो असर्शन का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रभावी संप्रेषक अपनी अभिव्यक्ति में कार्य मुद्रा और स्वर के साथ तालमेल कर लेता है। प्रभावी जो संप्रेषक है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है, अलाइन अप्रिसिएशन विद अ बॉडी लैंग्वेज एंड अ टोन। दूसरा कहता है कि यह तालमेल अनुनय की कला का अंग है। सच एन अलाइनमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ परसुएशन। यह तालमेल अनुनय की कला का अंग है। तो हमें यहाँ समझना है दोनों में कि उत्तर सही कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए जो प्रभावी संप्रेषण है वो एक ऐसा संप्रेषण है जो सूचना, विचार और धारणा को प्रभावपूर्ण ढंग से और निपुणता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है। एक प्रभावी संप्रेषण में प्रभावी संप्रेषण अपनी अभिव्यक्ति में कार्य मुद्रा और स्वर के साथ तालमेल कर लेता है और यह तालमेल अनुभव की कला का अंग है। अतः दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन है, दूसरा कारणार। पहला कह रहा है कि शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। शिक्षक को जो है छात्रों के साथ निर्धारित मतलब एक जो बाउंड्री तय किया गया उस बाउंड्री को क्या क्रॉस करके उनसे बातचीत करना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि जो नॉन वर्बिंग क्लूज डेफिनेटली कन्वे व्हाट इज इंटेंडेड बाय द टीचर। जो अशाब्दिक संकेत है वो निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करता है। दोनों में से सही क्या है, तो यहाँ पे देखिए अभिकथन जो कि एक शिक्षक जो है छात्रों को हर तरीके और विधि से पाठ या प्रकरण को समझाने का कार्य करता है। कारण अशाब्दिक संकेतक द्वारा शिक्षक जो टीचर है वो जो टीचिंग करता है तो टीचिंग लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोनों ही सही, किंतु अशाब्दिक संकेत द्वारा पाठ या प्रकरण का समझाया नहीं, यानी जब हम बोलेंगे नहीं तो बिना बोले हम किसी पाठ को समझा नहीं सकते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला ये कह रहा है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन वाइटल एंड वाइब्रेंट। संप्रेषण की जो सार्वभौमिकता है वो शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। ठीक है, कह रहा है कि जो संप्रेषण की सार्वभौमिकता है वो शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। और दूसरा इसका कहना ये है कि सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। यानी आप संकेत के माध्यम से कोई एजुकेशन डिलीवर कर रहे हो, प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। तो क्या दोनों ही सही है, तो पहला सही है परंतु आर सही नहीं है। संप्रेषण की सार्वभौमिकता उसकी यूनिवर्सलिटी जो है वो शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावित विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा उतरता है। यानी आप संकेतों के माध्यम से भी अगर साइन लैंग्वेज के प्रयोग से भी कुछ सिखाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खरा नहीं उतरता है। जिनको आपको साइन लैंग्वेज से लेक्चर को डिलीवर करना उनको तो करना ही पड़ेगा। बाकी कम्युनिकेशन जो है ये शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जितनी अच्छी हमारे बीच आपके बीच कम्युनिकेशन होगा उतनी ही अच्छे तरीके से हम जो आपसे शेयर करना चाहते हैं वो शेयर हो पाएगा। द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज। संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालक्रम के अनुसार आपको बताना कि सही अनुक्रम क्या है। जब हम बातचीत करने चलते तो सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का उद्भव, या केव पेंटिंग, गुफा चित्रकारी, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, या अपीयरेंस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी मुद्रण की प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ, या टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। तो याद करिए कि एक ज़माना ये भी था शुरुआत में कि लोग एक दूसरे को, पहले तो ये था ही नहीं लैंग्वेज वगैरह की कैसे बात करें। हम लोग आदिम समाज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आज भी पुराने गुफाओं में देखते हैं चित्रकारी
है ना। केव पेंटिंग बहुत देखते हैं, अजंता, एलोरा, यहाँ सब केव पेंटिंग देखते हैं। तो पहले कुछ नहीं था, पहले लोग वॉल पे कोई भी चीज़ छाप जाते थे और उससे हम लोग आज हिंट करते कि अच्छा इस वाले सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा रहा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो का हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, है ना। बहुत जगह पे हमें ऐसे साइन मिलते हैं। तो सबसे पहले तो गुफा चित्रकारी थी, इसके बाद भाषा का उद्भव हुआ, इसके बाद हम मौखिक रूप से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने लगे, इसके बाद छपाई वगैरह आया, तो मुद्रण टेक्नोलॉजी आया, और इसके बाद आज जो है वो दूर संचार प्रणाली के माध्यम से भी हम जुड़े हुए हैं। शिक्षण में यानी टीचिंग में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण की क्या टेक्निक है, यानी बातचीत जो कर रहे हैं, तो शिक्षण में अगर टीचिंग कराना है तो उसमें मौखिक संप्रेषण की कौन सी टेक्निक है। शब्दों की मंद अभिव्यक्ति हो, यानी बहुत धीरे धीरे बोलते हो, या वाणी और ध्वनि की गति में अंतर हो, बिना विराम की प्रस्तुति, यानी बिना विराम लगाए एक ही स्वर में सब साध दे रहे हो, शब्दार्थ संबंधी वितंडावाद का सहारा। तो सीधी सी बात है, आप जो बोल रहे हो, आपका जो पिच है उसकी गति में अंतर हो, ताकि सामने वाला बहुत ही क्लियरिटी से आपकी बात को समझ सके। तो शिक्षण के दौरान मुख्यतः लिखित एवं मौखिक संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण तकनीक के प्रयोग के दौरान वाणी और ध्वनि की गति में अंतर विद्यमान होता है, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रुचिकर बनाता है। यहाँ देखिए, जो प्रभावी वाचिक संप्रेषण किस चीज़ की डिमांड करता है। आत्मविश्वास, संगत विश्वास, आत्मविश्वास, संगत अभ्यास, श्रोताओं को जानना, आक्रामक ढंग से प्रश्न करना, लंबा विराम, व्यवसाय जैसा दृष्टिकोण। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ की डिमांड करता है, तो यहाँ पे आपको देखिए ACNE, आत्मविश्वास, यानी जब भी आप कुछ डिलीवर करो, आप लेक्चर देने खड़े हो गए, आपको खुद नहीं आत्मविश्वास आ रहा कि क्या हम इस क्लास को डिलीवर कर पाएंगे, जो कहना चाहते कह पाएंगे, तो आत्मविश्वास होना चाहिए। संगत अभ्यास, अगर आप कंटिन्यूअस अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाएंगे। इनके अलावा जो है श्रोताओं को जानना, आप उनको जानिए ना कि जिनके लिए आप बोलने के लिए खड़े हुए हैं उनको आपसे चाहिए क्या। तो संप्रेषण मुख्यतः लिखित और वाचिक संदेशों के माध्यम से ही किया जाता है। बातचीत वाचिक संप्रेषण के तहत सूचना संदेशों का स्वरूप मौखिक रूप से होता है, इसलिए उसके स्वरूप में प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होने की संभावना होती है। अतः प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु निम्नलिखित बिंदु जरूरी हैं। उन बिंदुओं में है आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, संगत अभ्यास होना चाहिए, श्रोताओं को जानना चाहिए आपको। इसके अलावा प्रभावी वाचिक संप्रेषण के तहत बोधनीय व आसान शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए तथा संदेशों का प्रस्तुतिकरण शांत भाव से जो है वो किया जाना चाहिए। अब जो है 191 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ही धैर्य के साथ आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और आप उतने ही अच्छे से आत्मसात कर रहे होंगे। तो जैसे भी आप लोगों की जो डिमांड हो या कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन करें। हम जैसे भी टाइम हो सकेगा आप लोगों को ज़रूर समय निकाल के देंगे। और देखिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में, तो ऐसे में आप कम से कम PY की तो हर एक यूनिट का लगा के ही जाओ, ठीक है। बाकी फिर धैर्य से हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कम से कम ये रहेगा कि आपको बराबर अपडेट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इसे यहीं पे विराम देते हैं। और फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ जो है सेंड करें और ख़ुद भी लाइक शेयर करना गए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का सोर्स होता है। तो फिर हम आगे और भी कंटिन्यूअस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।